हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों का यहाँ वेलकम करता हूँ हमारे ट्रिपल जे क्लासेस में। और ट्रिपल जे क्लासेस में काफ़ी दिनों के एक ब्रेक के बाद मैं काफ़ी दिनों तक आपकी क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं और आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं। और वो क्या चैप्टर होगा, क्या कुछ होगा, अभी थोड़ी देर में हम लोग वो बातें रिवील करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बातचीत हो जाए आपके बारे में। एक्चुअली हम लोग यहाँ 12th की क्लासेस के सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ हमारे पास एक चैप्टर बचा है जिसको आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जो अभी आपके सामने रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे हैं फ्लैमिंगो और विस्टास के सारे चैप्टर हम लोग ट्रिपल जे क्लासेस पे अपलोड कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, किन्हीं चैप्टर्स को वो मिस किए हैं, तो एक बार फिर से जाइए वो और उनको वहां से वो देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा हम लोग बात हो जाए कि आज जो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, ये आज होगा आपका फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंटरव्यू। और इंटरव्यू को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इंटरव्यू में होने वाला है और क्या कुछ है। तो इंटरव्यू जो चैप्टर है वो एक्चुअली बात करता है इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू की क्वालिटी को लेकर। क्योंकि एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यू को लेकर सभी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके मिक्स रिएक्शंस हमें मिलते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू होना चाहिए, इंटरव्यू जरूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू नहीं है, किसी की पर्सनालिटी के खिलाफ एक किया गया क्राइम है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका ये कहना है कि इंटरव्यू होना चाहिए, और या फिर वो लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उस कैटेगरी पे जाएंगे जो नेगेटिविटी की जो लोग हैं, जो नेगेटिव हैं इंटरव्यू को लेके, हम लोग पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुइस कैरोल के बारे में। वो ऐसे थे जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, लेकिन वो इतने डरते थे इंटरव्यू को लेकर, उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में कभी इंटरव्यू देने के लिए कंसल्ट नहीं किया। इसके अलावा 2-3 ऐसे भी हैं विद्वान जो स्कॉलर हैं जो इंटरव्यू को लेकर ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू किसी की पर्सनैलिटी के खिलाफ किया गया एक ऑफेंस है। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इंटरव्यू इमोरल है, ये एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, इससे बचना चाहिए। और कोई भी एक रिस्पेक्टेड आदमी है वो कभी इंटरव्यू नहीं देगा और ना कभी इंटरव्यू के लिए पूछेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा मानते हैं इंटरव्यू के थ्रू आप किसी की पर्सनालिटी में पीप करने की कोशिश करते हैं, स्टेयर करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। इंटरव्यू के थ्रू जब एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो चीजें पूछता है आपसे। तो इंटरव्यूअर का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ जब पब्लिक हो जाती है तो लोग उसको लेकर तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो इंटरव्यू इमोरल है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इंटरव्यू किसी की पर्सनालिटी पे असॉल्ट है, एक तरह का अटैक है। अगर आप जैसे किसी पे अटैक कर रहे हैं उसी तरह का एक अटैक है, तो हमारे हिसाब से इंटरव्यू इमोरल है और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं यहां पे, उनका ये कहना है कि इंटरव्यू होना चाहिए। इंटरव्यू एक सोर्स है, ट्रुथ का एक सोर्स है, एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं किसी इंसान के बारे में और उसकी चीज़ों के बारे में। और एक ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू जब आप किसी का करते हैं तो उससे आपके सामने ट्रुथ निकल के आता है, जो आपको बताता है कि इंटरव्यू के थ्रू आप उसकी लाइफ से जुड़े चीज़ों को आप जान पाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि इंटरव्यू होना चाहिए। और अब तक जब तक इंटरव्यू का इन्वेंशन के 130 ईयर्स के करीब हो चुके हैं, और जर्नलिज्म में इंटरव्यू एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अपनी जगह रखता है। और कहा यह जाता है कि इंटरव्यू को लेके कि बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो हजारों सेलिब्रिटीज हैं और इनको पता नहीं कितनी बार इंटरव्यू किया गया है, और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको बार बार हमने इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू के थ्रू ये चीज सामने आती है कि इंटरव्यू एक ट्रुथ का एक सबसे बड़ा सोर्स है, और इस तरह से इंटरव्यू को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और आज के जर्नलिज्म में इंटरव्यू एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसके थ्रू आप जान पाते हैं किसी इंसान के बारे में कि वो उसकी लाइफ कैसी है, उसके इंस्पायर होंगे आप, उसकी लाइफ से जुड़े स्ट्रगल के बारे में आपको पता लगेगा, उससे जुड़ी इंसिडेंट्स के बारे में आपको पता लगेगा, और किस तरह से उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया है और अपनी लाइफ में वो ऊपर लेके गया है। ये सारी बातें हैं आप इंटरव्यू के थ्रू आप जान पाते हैं। इसलिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है। और इंटरव्यू का कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे थे, ऐसा कहते थे कि हाँ इंटरव्यू बुरा है,
कुछ लोग ये मानते थे कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, उनको भी बाद में ये देखा गया है कि वो बार बार इंटरव्यू हुए हैं और उनको इंटरव्यू किया गया, वो खुद किसी का इंटरव्यू लेते हुए नजर आए। इसलिए इंटरव्यू एक तरह से कहा जाए तो आज के जर्नलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज होने चाहिए। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की लाइफ के बारे में हमें पता लगता है जब इंटरव्यूज होते हैं। अब इसके बाद इंटरव्यू का इसी चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में क्या बात होता है। पार्ट 2 में हमें एक इटालियन हमारे पास नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है उबर्तो इको। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट हैं जो मुकुंद हैं और वो उबर्तो इको का इंटरव्यू ले रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ चीजें पता कर रहे हैं। तो मुकुंद जो पहला एक क्वेश्चन उबर्तो इको से पूछ रहे हैं कि ये पता नहीं लगता कि एक फेमस स्कॉलर ने कहा है कि एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर लेता है, ये थोड़ा मेरी समझ से दूर है। तो उबर्तो यहाँ पे कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक साथ कई काम करता हूं, मैं ऐसा इंप्रेशन लोगों को मिलता है कि मैं एक साथ कई काम करता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे जहां तक लगता है कि मैं एक ही काम कर रहा हूं। मैं एक फिलोसॉफी का स्टूडेंट हूं, फिलोसॉफी मुझे आती है और मेरे स्पीचेस में, मेरे नॉवल में या मैं किसी बच्चों के लिए बुक्स लिख रहा हूं जो पीस और इससे रिलेटेड, पीस से रिलेटेड हो या उनके किसी मॉरल चीज़ों से रिलेटेड हो, उन सब में बेस में फिलोसॉफी होती है और वो फिलोसॉफी को ही मैं नए प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने लाता रहता हूं। तो कह रहा है कि मुझे तो एंड में एक ही काम नजर आता है कि मैं एक ही काम करता हूं, बल्कि ऐसा इंप्रेशन लोगों को मिलता है कि मैं बहुत सारे काम करता हूं। इसके अलावा बात होती है कि आप बताइए कि अपनी लाइफ में, उबर्तो इको से एक और क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपनी लाइफ में इतने सफल कैसे हैं, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि आप इतने सक्सेसफुल हैं। तो यहां उबर्तो कहते हैं कि एक्चुअली मैं सोचता हूं कि अगर आप देखिए पूरा यूनिवर्स देखिए और इस यूनिवर्स में बहुत सारा स्पेस है और उन स्पेसेस को अगर मैं निकाल दूं और सारे के सारे आटम अगर एक साथ में जोड़ दूं तो ये पूरा यूनिवर्स है वो मेरी फिस्ट की तरह हो जाएगा, वो पूरा मेरी फिस्ट की तरह नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि पूरा यूनिवर्स मेरी फिस्ट में समा गया है। तो ऐसा कहना है कि मैं वो इंसान हूं जो हर किसी की लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और मैं उन एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूं। तो ज्यादातर जो इंसान हैं वो अपने एम्प्टी स्पेसेस को किल कर देते हैं, उनका यूज नहीं करते, लेकिन मैं ये इनमें काम करता हूं। वो मुकुंद से कहते हैं कि तुम्हें जब एलिवेटर में तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और आप मुझ तक पहुंचने के लिए शायद आपको 2 या 3 मिनट का टाइम लगा होगा, लेकिन इस दौरान मैंने एक आर्टिकल लिख लिया। तो इस तरह से बताते हैं कि ये जो एम्प्टी स्पेस हैं वो हर किसी के लाइफ में जरूरी होते हैं और अगर जो इनका यूज कर पाता है अपनी लाइफ में वो सफल है और जो लोग इनको किल कर देते हैं उन्हें स्ट्रगल के लिए देखना पड़ता है। इसके अलावा मुकुंद बात करता है उनका जो फेमस एक नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, वह बहुत फेमस हुआ था, उसके करीब बहुत सारी 15 मिलियन के करीब, आपकी 15 मिलियन के करीब कॉपीज अकेले अमेरिका में बिकी थी। अब उसके पीछे क्या है कि ये उनकी जो सफलता है उसके पीछे क्या रीजन है वो बताते हैं। तो उबर्तो इको कहते हैं कि एक्चुअली ये जो नेम ऑफ द रोज है ये डिपेंड करता है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आपको जो रीडर्स हैं वो किस तरह के चाहिए। यहां मुकुंद कहते हैं कि ये जो आपने नेम ऑफ द रोज लिखा है इसमें मिडाइवल हिस्ट्री आपने शामिल की है, थियोलॉजी आपने शामिल की है, मेटाफिजिक्स आपने इसमें शामिल की है। तो क्या इन सब चीजों को मिलाने से, मिक्स करने से एक ये बोरिंग या थोड़ा डिफिकल्ट नॉवल नहीं हो जाता है? तो उबर्तो इको कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, मेरे पब्लिशर्स को ऐसा लगता है, मेरे पब्लिशर्स को ऐसा लगता है या फिर जो जर्नलिस्ट हैं उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। वो कहता है कि इस नॉवल का करीब 15 मिलियन के करीब कॉपीज इसकी बिकी हैं और इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग 7 बिलियन के करीब अगर लोग मानते हैं तो 15 मिलियंस लोग तो ऐसे हैं जो मेरी डिफिकल्ट राइटिंग को पसंद करते हैं, जिनको डिफिकल्ट चीजें पसंद आती हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि मैं खुद शाम को जब फ्री होता हूं तो रात को मुझे मियामी वाइस देखने का बड़ा अच्छा होता है, मैं उसको देखता हूं, लेकिन वो मुझे सिर्फ उसी समय पसंद आता है। तो आप हमेशा वो चीज नहीं देख सकते। उबर्तो इको का कहना है कि आप डिफिकल्ट चीजें पसंद करते हैं तो डिफिकल्ट चीजों के भी अपने रीडर हैं, उनकी आपकी पहुंच है, लेकिन हमेशा एक ही
ही चीज को आप बार बार नहीं देख सकते, वो शायद आपको बार बार पसंद नहीं आएंगी, ये उबरतो इको का मानना है। इसके अलावा वो कहते हैं कि किसी भी बुक को लेकर, किसी की बुक की सक्सेस को लेकर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कह रहे हैं कि एक नॉवल मैं पब्लिश करने के लिए मेरे उसके पास पब्लिशर के पास गया, तो उस पब्लिशर ने मुझे कहा कि मैं इसकी 3000 से कॉपीज, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पब्लिश कर पाऊंगी और इससे ज़्यादा मैं आपको इसका एडवांस भी नहीं दे पाऊंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट उसके बाद उसके करीब 1 मिलियन कॉपीज अकेले अमेरिका में बिकी। तो इसका मतलब है कि आप किसी बुक के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जो लोग हैं, इन जो लोगों को पता, उनके बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। कौन सी बुक उनको पसंद आ जाए और कौन सी बुक उनको पसंद नहीं आए, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो एक सक्सेस ऑफ ए बुक इज अ मिस्ट्री, उसको एक मिस्ट्री की तरह है कि पता नहीं ये बुक चल सकती है या नहीं। उबरतो इको का मानना है उससे पहले उन्होंने 40 के करीब नॉवेल्स लिखे थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ नेम ऑफ द रोज ऐसा था जो बाद में सक्सेस हुआ उसका और बहुत ही फेमस हुआ। तो ये बुक को लेके हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहती है कि कब वो कौन सी बुक चल जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उबरतो इको ये बताते हैं कि अगर यही बुक मैंने, नेम ऑफ द रोज, यही नॉवल मैंने अगर 10 साल पहले लिखा होता और 10 साल बाद में लिखा होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये नॉवल उतना फेमस हो पाता, क्योंकि एक ऑडियंस का एक टाइम होता है, उसी टाइम पे वो चीज़ अच्छी लगती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर भी वो कहते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री को मिक्स करना मुझे अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है, मेरी पसंद के बहुत सारे रीडर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमने यहाँ इंटरव्यू का पार्ट 1 में हमने देखा, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पार्ट 1 ये है, बताता है कि इंटरव्यूज को लेकर लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ लोग इंटरव्यूज पसंद करते हैं और कुछ लोग इंटरव्यूज पसंद नहीं करते। तो इस पे एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप बता सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नेगेटिव चीजें हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू एक टूथ का चोट्स है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है उबरतो इको को लेके कि उबरतो इको इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस के बारे में क्या कहते हैं। तो एम्प्टी स्पेसेस के बारे में वो कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनको वो ज़्यादातर वो किल कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में उन एम्प्टी स्पेसेस को यूज करता हूं, इसलिए आज मैं सफल हूं। तो ये उनका मानना है उबरतो इको का। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि उबरतो इको अपने नेम ऑफ द रूल्स के बारे में कहते हैं कि वो मिडाइवल हिस्ट्री और मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी उसमें ऐड करते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो उबरतो इको का मानना है कि एक्चुअली हर एक राइटिंग के लिए, आप जैसा भी आप राइटिंग लिखते हैं, चाहे आप नॉवलिस्ट हैं, चाहे एसेसिस्ट हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन आपकी राइटिंग को पसंद करने वाला एक रीडर होता है, और रीडर्स आपको हर कैटेगरी के आपको मिल जाएंगे। उनका जो नॉवल है नेम ऑफ द रोज बहुत डिफिकल्ट था, एक तरह से बहुत सारे लोगों को वो बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी उसकी 15 मिलियन कॉपीज बिकी। इसका मतलब आप ऐसा तो मान सकते हैं कि आप एक बड़ी रीच आपकी रही है रीडर्स तक, और आप 15 मिलियन लोगों तक आप पहुंच पाए हैं, इसलिए उनका ये नॉवल बहुत फेमस हुआ। तो इसी के साथ मैं भी आप लोगों से विदा लूंगा, हम लोग मिलेंगे। एक तरह से आज हम लोग यहाँ पे फ्लैमिंगो और विस्टास के टोटल चैप्टर आपको यहाँ हम लोग अपलोड करा चुके हैं, और आप वापस जाइए उनको, उन चैप्टर्स को देखते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगा। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारे जो सारे चैप्टर्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अब तक हमने बात करी थी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा जितने भी उन चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें थी हमने वापस आपके लिए बताई। अब यहाँ हम लोग ट्रिपल जे क्लासेस पे अगले जो चैप्टर डिस्कस करने वाले होंगे वो होंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहूंगा कि जितने भी सीबीएसई और बाकी के और बोर्ड्स जहां सीबीएसई बोर्ड चलता है, वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो चिपक के बैठे हमारे साथ और देखते रहे हमारा ट्रिपल जे क्लासेस। और मैं मिलूंगा आपको कल फिर एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस।